जहाँ एक ओर रोहित बच्चों के साथ जा चुका था तो अनिका अपनी गाड़ी लेकर मारवा हाउस की तरफ आ जाती है और जल्दी से अब वह देखती है कि तीनों बच्चों के क्लोन हैं। फिर वह आराम से अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद कुछ देखने लग जाती है। तभी उससे कुछ याद आता है। फिर वह सोचने लग जाती है कि पता नहीं डैड ने आज वो काम किया होगा या नहीं, लेकिन मुझे पापा पर पूरा विश्वास है, वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। इतना कहकर अनिका बस सोचने लग जाती है, पता नहीं उस टैबलेट में ऐसा क्या है और माँ का क्या है वो सब। तो वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब करण गुलेरिया जल्दी से अपने दरवाजे बंद करते हैं। फिर अनिका की दी हुई टैबलेट को अपनी पॉकेट से निकालते हैं, जो एक बिल्कुल छोटे से कैरी बैग के अंदर थी। उसकी हल्के से उसकी जिप को खोलते उसके अंदर से एक बिल्कुल टॉफ़ी नुमा एक, या यह कहा जाए कि चॉकलेट नुमा एक छोटी सी गोली थी। अब करण गुलेरिया उसे अपने मुंह में लेते हैं और साथ में पानी का गिलास लेकर पानी को सिप करके पीते हैं। वह गोली जैसे ही खाते हैं उसके करीब करीब 10 मिनट बाद उनकी आंखें भारी होने लग जाती हैं। उन्हें काफ़ी हल्का सा महसूस होने लग जाता है, जैसे कि वे हवा में उड़ रहे हैं, जैसे कि अब वो बाहर यानी कि बैलून की तरह अपने आप को आज़ाद समझ रहे हैं। इतना ये सब सोचकर अब करण गुलेरिया आराम से अपने बेड पर जाकर लेट जाते हैं। अब करण गुलेरिया की बिल्कुल आंख लग चुकी थी, या ये कहा जाए कि वो सो चुके थे या फिर जग रहे थे, वो ये तो आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा को भी पता था कि अनिका ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि अनिका ने आते वक्त ही अपनी मॉम को मैसेज ही डाल दिया था कि वो जो उसने काम बोला था वो आज हो गया है। अब स्वाति मल्होत्रा आज सुबह से ही काफ़ी डिप्रेशन, या ये कहा जाए कि अपने आप पर उनका नियंत्रण ही नहीं था। कहीं ना कहीं आज उसके मन में भी काफ़ी उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि स्वाति मल्होत्रा इतनी परेशान थी। भले ही अनिका की ज़िंदगी में इतने तूफान या फिर इतनी मुसीबत आई, तब भी स्वाति ने शायद डटकर उनका सामना किया था। लेकिन आज वो टाइम था जो कि आज उनके खुद की अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर वो सवाल था या जवाब था, या उसमें कुछ चेंज होना था या उसने करना था। ये सब वो सोचे जा रही थी। आज बूढ़े बाबा भी नहीं थे जिन्हें वो कहकर यहाँ से जाती, या फिर कुछ सोचती या उनसे पूछती या राय लेती। आज वो नहीं थे तो उन्हें काफ़ी मिस कर रही थी। स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से एक पहाड़ी की तरफ जाती है। वहाँ से उस पहाड़ी पर आराम से अपना हाथ रखती है। जैसे ही हाथ रखती है, एक ऑटोमेटिक कार बाहर की तरफ आ जाती है। ये या कहा जाए कि एक बिल्कुल चेयर नुमा वहाँ पे छोटा सा प्लेन टाइप में या फिर कोई नई ही टेक्निक थी जो कि स्वाति मल्होत्रा ने पर्सनल अपने लिए ही बनाई थी। अब जल्दी से वो उसमें आगे की तरफ बढ़ जाती है। वो पत्थर बिल्कुल उस चट्टान से हट जाता है। स्वाति मल्होत्रा आगे जाकर अब वहाँ पर एक छोटी सी लाइट ऑन करती है। जैसे ही ऑन करती है, उसके इर्द गिर्द एक रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है और गोल गोल चक्कर काटने लग जाती है। अब स्वाति मल्होत्रा दोबारा उस लाइट को ऑफ कर देती है, क्योंकि वो चेक कर रही थी कि ये अभी काम कर रही है या नहीं, क्योंकि लंबे अरसे से स्वाति मल्होत्रा ने इसका अभी तक कोई भी यूज नहीं किया था। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा उसमें जाकर छोटे से यंत्र में बैठ जाती है। अब अंदर जाने के बाद वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था और ऊपर से ही बिल्कुल उसकी स्क्रीन को बाहर की तरफ से भी देखा जा सकता था। पूरा का पूरा स्क्रीन टच कहो, जैसे कि कोई फ़ोन यूज़ कर रही हो। अब जैसे ही वो इधर उधर कुछ हाथ लगाती है और वो स्टार्ट हो जाता है। ऊपर की तरफ हल्की सी हवा का जैसे झोंका होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। अब धीरे धीरे वो बाहर की तरफ उसका रुख कर देती है। अब उस चट्टान से बाहर आ चुका था। बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह वो बन चुका था, लेकिन वह गुब्बारा ऐसा था कि अंदर से तो बाहर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ का नज़ारा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था।
अब वह अपने आकार को इस तरह से कर लेता है कि मानो कोई एयर बैलून हो। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा उसमें फिर अपनी फिंगर्स को टच करती है और फिर कुछ डिवाइस को ऑन करती है। उसके बाद वह यंत्र स्टार्ट हो जाता है। अब स्वाति मल्होत्रा उसे अनविजिबल कर लेती है, लेकिन जैसे ही वह कवल कर लेती है और फिर वह उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हवा में एयर में हीलियम गैस को डाला जाए तो उसे हम छोड़ देते हैं तो सीधा आकाश की तरफ ही जाता है, ना कि नीचे की तरफ थोड़ा सा भी वह बीच में नहीं रुकता, सीधा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। क्योंकि सबसे हल्की गैस होती है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा था। ऐसे ही कुछ इस तरीके से ही ये सेप बनाई गई थी। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा वो उसे विजिबल और नॉन विजिबल करके देखती है, वो बस ये देख रही थी क्योंकि ये काम बिल्कुल अच्छे से कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर किसी तरह की भी खामी होगी तो शायद स्वाति मल्होत्रा को इसका बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। इसके बाद जल्दी से उसे अनविजिबल करती है और स्विच को ऑन कर देती है। कुछ टाइम बाद ही कम से कम 15 से 10 मिनट के अंदर ही रास्ता कवर हो चुका था। वह बिल्कुल करण गुलेरिया की खिड़की के पास, जो कि उसने आज खुली छोड़ी थी, उसके पास चली जाती है और उस अपने एयर बैलून को वहीं पर छोड़ देती है। क्योंकि ये अनविजिबल था, किसी को दिखाई भी नहीं दे सकता था। उसकी एक छोटी सी डोरी थी, या ये कहा जाए कि एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था, वह उसने अपनी पॉकेट में ही रखा था। भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह काम जो स्वाति मल्होत्रा को ही पता था कैसे करने वाला है। अब उसे आराम से विंडो के पास ही रख देती है, लेकिन स्वाति मल्होत्रा को कुछ ऐसा लगा कि उसे नीचे की तरफ इसे लैंड करना चाहिए। तभी वह रिमोट कंट्रोल से उसे बाहर दूसरी तरफ ही उतारने की कोशिश करती है। अब जहाँ पर वो सोच रही थी वहाँ पर बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ही उसे वहाँ पर रख देती है। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया के पास जाती है। अब जैसे ही वह करण गुलेरिया के पास जाती है, वह उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। क्योंकि करण गुलेरिया भले ही उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, लेकिन आज भी उनके माथे पर वही चमक थी, फेस पर वही अट्रैक्शन वाला लुक था। अब स्वाति मल्होत्रा आराम से उनके पास बैठ जाती है, उनके बालों में हाथ फेरने लग जाती है, जैसे कि अरसे के बाद एक प्रेमी जोड़ा आपस में बातें कर रहा हो, बिना कहे ही वो सब कह रहा हो। जैसे कोई बोलने वाला भी एक दूसरे से प्यार की बातें नहीं कर सकता। ऐसे स्वाति मल्होत्रा आंखों ही आंखों में करण गुलेरिया पर अपना प्यार दिखा रही थी। फिर उनके बालों में हाथ फेरती, उनके फेस पर हल्के से हाथ से उनको छूने की कोशिश करती। जैसे ही उसकी छुअन करण गुलेरिया को महसूस हुई, उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब करण गुलेरिया भी अपनी आंखें खोलने लग जाते हैं। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलते हैं, उनके सामने वही दो प्यारी सी आंखें उन्हें नीचे दिखाई। करण गुलेरिया अपनी आंखें खोलते हैं हल्के हल्के से, वैसे वैसे उन्हें स्वाति मल्होत्रा की आंखें दिखाई देती हैं। ये वही आंखें थी जिन्हें वो अक्सर ढूंढने की कोशिश करता है, या ये कहा जाए कि इन्हीं आंखों के लिए तो करण गुलेरिया कब से तरसते हैं, इन्हीं आंखों के लिए तो वो कब से जिंदा है, इन्हीं आंखों को देखने के लिए तो उनकी आज तक देखने की क्षमता बरकरार है। अब करण गुलेरिया आराम से बैठ जाते हैं और स्वाति मल्होत्रा के बिल्कुल पास में स्वाति मल्होत्रा भी उनके पास बैठ जाती है। अब करण गुलेरिया और स्वाति आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब करण कहता है कि स्वाति, तुम मुझे क्यों छोड़ कर गई? स्वाति कहती है कि तुम्हें मेरी मजबूरी का पता है, मैंने क्यों किया, किस लिए किया, ये सब तुम्हारे लिए किया। क्योंकि अक्सर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आते थे, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी धमकी मिली थी कि मैं तुम्हें अपना बनाकर तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, या ये कहा जाए मैं अपने आप को तो दुनिया के सामने से छुपा सकती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं छुपाने में नाकाम होती।
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्यार मेरी तरह छुप कर रहे। मैं चाहती थी कि मुझे कोई याद करने वाला इस दुनिया के सामने रहे, जो मुझे पल पल याद करता हो, जो मेरे लिए जीता हो। क्योंकि भले ही हम अलग अलग थे, लेकिन हमारे दिलों में जो दिल है वो एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। अब स्वाति मल्होत्रा उसके दिल की पास अपना हाथ करती है। अब करण गुलेरिया स्वाति का हाथ थामकर अपने दिल के पास ले आता है। अब करण गुलेरिया आराम से अपनी धड़कनों को स्वाति को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा था कि ये बस तुम्हारा है और तुम्हारे लिए ही धड़केगा और तुम्हारे लिए ही धड़कना बंद होगा। अब स्वाति भी करण की बातें समझ जाती है। स्वाति मल्होत्रा काफ़ी भावुक हो जाती है। अब स्वाति जल्दी से करण के गले लग जाती है। स्वाति को गले देखकर करण गुलेरिया भी अपनी भावों को स्वाति पर कमर से कस लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। काफ़ी देर एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। फिर करण गुलेरिया आराम से स्वाति मल्होत्रा से गले लग कर ही पूछता है, स्वाति क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? स्वाति हाँ में सिर हिलाती है। फिर करण कहता है कि स्वाति मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि अगर अनिका हमारी बेटी है तो हमारे बीच में वो सब कब हुआ जिसे कि अनिका हमारी बेटी है। अब स्वाति कहती है अभी इस बारे में बात करके तुम अपने इस टाइम को वेस्ट करना चाहते हो। अब इसी टाइम और इस चीज़ को पूछने के लिए हमारे पास अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए इसे बाद में पूछ लेना। अब करण कहता है ठीक है। अब दोनों गले लगे रहते हैं। फिर करण कहता है क्या हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगी? अब आई हो तो प्लीज़ मुझे ऐसे अकेला अधूरा छोड़कर मत जाना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर स्वाति करण को समझाते हुए कहती है कि करण मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के सिर से उसकी माँ का प्यार या उसकी माँ का आंचल छूट गया है तो उसके पापा का प्यार उससे छूट जाए। अब करण कहता है कि ठीक है, मेरे लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए सोचो। अब करण भी हामी भर लेता है, क्योंकि अगर स्वाति ने कहा तो करण कभी उस चीज़ को कैसे टाल सकता है। अब करण कहता है क्या तुम जिंदा हो या फिर मेरे सपना है या मेरा वहम है? अब स्वाति कहती है जो तुम्हें लगेगा या जब तुम सो के उठोगे वही सच है, उसी को एक्सेप्ट कर लेना। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ख्यालों और ख्वाबों की दुनिया में अक्सर आऊँ तो मैं तुम्हारी ख्यालों और की दुनिया में आती जाती रहूँगी, लेकिन जो तुमने अपना ये हाल बना कर रखा है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम्हारी बेटी पर जो बीती है, क्या तुम्हें उसका आइडिया है? क्या तुम्हें उसका अंदाज़ा है? क्योंकि आकाश जब से आया है, जब से उसने कुछ टाइम के बाद ही तुम्हें ऐसी हालत में देखा है, वो भी काफ़ी परेशान है तुम्हारे लिए। भले ही हम दोनों का बेटा ना हो, लेकिन तुम्हारी वो इतनी केयर करता है, इसलिए वो मेरा भी बेटा हुआ, इसलिए मुझे वो भी बहुत प्यारा है जैसे कि अनिका। अब करण कहता है कि ठीक है, मैं तुम चाहती हो तो मैं पहले की तरह बिल्कुल अच्छे से रहूँगा, लेकिन मुझसे वादा करना होगा जब मैं परेशान होगा या फिर मुझे तुम्हारी याद आएगी तुम चली आना। अब स्वाति कहती है हाँ करण, बिल्कुल जो तुमने कहा है मैं वही करूँगी और मैं तुम्हें वादा भी करती हूँ, अगर जब तुम काफ़ी परेशान होगे या किसी मुसीबत में होगे तो सबसे आगे मुझे ही पाओगे। अब स्वाति करण दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। अब कॉलेज के टाइम की बातें याद करके दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, जो कि स्वाति आराम से बैठी हुई थी। करण भी स्वाति की गोद में लेट जाता है। अब स्वाति उसके फेस पर किस करती है। अब करण भी उठकर बदले में दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। अब कहीं ना कहीं करण को कुछ याद आ रहा था, जैसे कि इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कब हुआ।
फिर अब स्वाति मल्होत्रा करण के दिमाग पर हाथ रखती है, फिर वहाँ पर कुछ मसल्स को दबाती है, जिससे कि जो वो सोच रहा है उसे सोचकर अपना दिमाग और ज़्यादा स्ट्रेस में ना लेकर जाए। अब जैसे जैसे स्वाति उसके माथे पर हाथ फेर रही थी, ऐसे ऐसे करण गुलेरिया भी अपने आप को शांत महसूस कर रहा था। अब दोनों वापस आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। अब स्वाति अपनी जगह पर बैठकर कहती है कि अब मुझे चलना होगा। अब करण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब स्वाति आंखों से आंसू पूछते हुए कहती है, मुझे ये आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और बेहतर यही होगा तुम्हारी आंखों में आगे कभी आंसू ना आए। अब स्वाति कहती है, क्योंकि तुम मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार जिंदा है, तो फिर क्या हुआ? क्या एक जिस्म ही होता है जो एक दूसरे की याद दिलाता है? अब करण नाम में सिर हिला देता है। अब स्वाति कहती है कि प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, प्यार कभी दिखाया नहीं जा सकता। अब करण भी स्वाति की बस हामी में हाँ भरता है और बस स्वाति मल्होत्रा की तरफ ही देखता रहता है। फिर करण कहता है, तुम एक पहेली हो जिसे जितना भी हल करो बार बार समझ ही नहीं आती। अब स्वाति के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर स्वाति कहती है कि पहेली का तो पता नहीं, लेकिन तुम पहले से ही जो पंक्तियाँ करते आए हो वो हमेशा आधी अधूरी होती हैं तुम्हारी, क्योंकि ये अदा ही मेरी तुम्हें मुझे काफ़ी तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन कर कर लेकर गई थी। जब अक्सर तुम क्लास में सभी के सामने अपनी लकोक्तियाँ या फिर मुहावरे एक दूसरे के ऊपर ताकते थे। अब करण को भी वो लाइन याद आ जाती है और उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। अब जल्दी से स्वाति ने जो वॉच पहनी थी उसमें टिप टिप की आवाज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये कोई नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश था जो स्वाति के आसपास किसी इंसान या कोई खतरे का या फिर किसी अनजान व्यक्ति का था। अब स्वाति करण से कहती हैं कि मुझे अब चलना होगा। करण कहते हैं कि तुम अभी क्यों जा रही हो, अभी तो आई थी। अब स्वाति कुछ नहीं कहती, बस करण गुलेरिया के फोरहेड पर किस करती है और करण को आराम से थपकी देकर लेटा गुलेरिया के लिप्स पर एक किस करती है और करण गुलेरिया भी बदले में किस का साथ देते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो चुके थे। अब आराम से स्वाति मल्होत्रा उसे बेड पर लेटा देती है और उन्हें चादर से कवर कर देती है और माथे पर 3 थपकी देती है। उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से अपनी जो रिमोट से एक स्विच ऑन करती है। जल्दी से वो जो एयर बैलून डिवाइस था वो बिल्कुल विंडो के पास आ जाता है और उसमें आराम से स्वाति मल्होत्रा बैठ जाती है और वापस उसी स्विच को ऑन कर देती है और जल्दी से फिर बैठने के बाद उसे ऑफ जैसे ही करती है तो कुछ ही टाइम में वो वहाँ से गायब था। करण गुलेरिया जो कि गहरी नींद में सो चुके थे। अब दरवाजे पर आराम से दस्तक होती है और मास्टर की द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अब आगे की तरफ आकाश था और पीछे श्रेया थी। दोनों ही करण गुलेरिया को देखने के लिए आए थे कि पापा अभी जग रहे हैं या फिर सो रहे हैं। अगर वो जग रहे होंगे तो हम उनका साथ देंगे, अगर वो सो रहे होंगे तो उन्हें देखकर वापस अपने रूम में आकर आराम से लेट जाएंगे। ये आज दोनों ने ही प्लान किया था, क्योंकि वे पापा को ऐसे रात को अकेले में बैठे हुए नहीं देख सकते। अब जैसे ही वो सोते हुए देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और आराम से दरवाज़ा बंद करके वापस अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। बाकी के नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना। क्या करण को सब कुछ याद रहेगा या फिर नहीं, कमेंट कर आंसर ज़रूर देना। थैंक यू दोस्तों। वीडियो लेट के और दिल के से सॉरी।